अब हम मेनली इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। इन्हें तो मेरा सैल्यूट है, आप सभी का भी होना चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम की बात है, बहुत पहले की बात है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल मतलब टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट दिया। ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट हु अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इतना ही नहीं, इन्होंने पहला टेबुलर अरेंजमेंट दिया था। अब तक सभी लोग बस टेबुलर अरेंजमेंट किसी का भी नहीं था। और दूसरी बड़ी इनकी रिसर्च की मैं स्टोरी बताऊं आपको कि इन्होंने हर एक एलिमेंट को ऑक्साइड से बनाया था और उसके हाइड्राइड से बनाए थे। आप नोटिस कर पाएंगे इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को उन्होंने इंडिविजुअली स्टडी किया। फाइनली ही केम टू नो अबाउट द इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट। जब उनके पास एक सर्टेन प्रैक्टिकल एक केमिकल लेबोरेटरी वैल्यूज आ गए, उनके पास एक लेबोरेटरी प्रॉपर्टीज जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, तब जाके उन्होंने एलिमेंट्स को एक पीरियड और कॉलम के टेबुलर फॉर्म में उसे अरेंज किया, जो आपकी स्क्रीन पे है। इनका भी था कि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही अरेंज किया था, लेकिन बाद में आप अगर देख पाएंगे तो इनके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे किया, बट उनका यह था कि एक ग्रुप में आने वाला, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिस वन मैं आपको बताऊं, एक तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पहले कभी किसी ने किया नहीं, जैसे न्यूलैंड ने नहीं किया, डोबेरी ने नहीं किया। इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिया, एक स्पेस उन्होंने वैकेंट स्पेस अपने पीरियोडिक टेबल ये कहते हुए छोड़ दिया कि अभी इतने एलिमेंट लिमिटेड नहीं है, डिस्कवरीज हो रही हैं, आने वाले कल में और भी कुछ एलिमेंट होंगे। मतलब इन्होंने नोन एलिमेंट के अलावा अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ अननोन और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को भी जगह दिया। उन्होंने कहा कि कल हो के जब ये डिस्कवर्ड होगा तो उन्हें ये सारी जगह दे देनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी जगह दे देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके नेबर एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए उन्होंने ये तक प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब भविष्यवाणी कर दिया कि इन एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। जाहिर सी बात है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो सल्फर नॉन मेटल होगा ना। तो इन्होंने कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, तो प्रिडिक्शन इट वाज आउटस्टैंडिंग रियली। और दूसरी चीज, इन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं किया, इन्होंने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी जगह रखा। इनका ये अरेंजमेंट ग्रुप वाइज, जो कि आप देख पाएंगे वर्टिकल, आप कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि कितने वर्टिकल ग्रुप्स थे, दैट वाज 8। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मेंडलिफ की बात कर रहे हैं। और कितने पीरियड है? 6। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और ग्रुप 18 है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि मेनली पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी जो बहुत अलग करती हैं इसे डोबेरेनियन से और न्यूलैंड से, और ये कहाँ पर जाकर रुक गए, कहाँ पर जाकर वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर हेनरी मोसले उनसे आगे आए, उनसे मतलब उस जो पीरियोडिक लॉ था उसे आगे लेकर गए। तो चलिए शुरू करते 1.1। सिमिलरली आप देखेंगे तो इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी वो क्या कहते थे। मेनली पीरियोडिक लॉ ये था कि दिस लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेकेंड पॉइंट व्हाट ही सेड, इनके ये कहने का मतलब था कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया जाए तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपने फिजिकल, मतलब एक साइक्लिक है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगी पीरियोडिकली। एक पीरियड होता है ना बेटा, एक पीरियड होता है 40 मिनट का, तो वापस कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड पीरियड कंप्लीट होगा, फिर तो पीरियोडिकली वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में बार बार जो एलिमेंट्स आएंगे वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। देखो हम लोगों, हमारे लिए हमारी केमिस्ट्री ने कितना आसान कर दिया, मतलब एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक ही ग्रुप से में समझ पा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है
मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who introduced the systematic arrangements of the elements in periodic tabular form. He arranged known elements in order of their increasing atomic masses. This is the very important, increasing atomic masses. Considering fact that the elements with similar properties, अब properties में दो आ जाती है बेटा, physical and chemical. इससे पहले डोबेरिन और न्यूलैंड ने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हमें और आपको पता है कि केमिकली ऑक्सीजन से, केमिकली हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाने वाले, मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाने वाले पहले केमिस्ट थे ये, मतलब पीरियोडिक टेबल के लिए। तो ये चीजें से सेकेंड पॉइंट जो था मेरिट्स में, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। डोबेरिनियर ने भी अरेंजमेंट दिया था एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास थे। उनके टाइम में कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे दैट वाज इनकरेक्टेड कैलकुलेटेड, बट लेटर ऑन उसे फिर से सही किया गया। जैसे बेरिलियम को 13.5 से 9 किया गया, जो कि उसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट किए गए लाइक इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। इनके मास, एटॉमिक मासेस पहले सही नहीं थे। अब मैनलिफ के बाद वो सारी चीजें ठीक की गई, वापस करेक्ट की गई। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। मैनलिफ प्रिडिक्टेड, मैंने आपको क्या बताया था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज लेफ्ट सो मेनी प्लेसेस इनसाइड हिज पीरियोडिक टेबल ओनली फॉर दोज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उनका ये मानना था कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए जगह छोड़ी जाए। तो उनके लिए जो स्पेसेस उन्होंने वैकेंट स्पेस जो छोड़ा था, उन्हें इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन कहा जाने लगा। बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उनकी जगह पे इका बोरोन की जगह पे स्कैंडियम रखा गया, इका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम से रखे गए एंड इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को दिया गया, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल टाइम, मेनली टाइम में अनडिस्कवर थे, अननोन थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोजीशन ऑफ नोबेल गैसेस। इन्होंने, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत फैक्ट है, जो रिएक्शन करवाएंगे, मतलब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे तभी तो उन्हें कुछ वैसे भी एलिमेंट मिलेंगे जो रिएक्शन करते ही नहीं, मतलब नोबेल गैसेस। तो मेनली पीरियोडिक टेबल, मेनली को ये पता था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, नोन एलिमेंट्स, जो कि किसी से रिएक्ट करते ही नहीं। उन्होंने इसे नोबेल बोला, इनर्ट गैसेस बोला। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे कि जो ये नोबेल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, अगर उसे भी इस पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ना चाहता है तो उसे एक लास्ट ग्रुप दे दो, एक न्यू ग्रुप दे दो, और वो ग्रुप इसे ऐड करना हमारे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटी है, किसकी, मेरिट्स हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के। लेकिन इवन आफ्टर इतनी सारी चीजें होने के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी रही, कुछ डिफेक्ट्स भी रही। और साइंस में बेटा हर दिन कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तभी तो एक नई चीजें आती हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सच बताओ तो ये आज भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आज भी एक डिफेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत अनसर्टेन है। रीजन, क्योंकि उसका कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप मतलब एल्काली मेटल के साथ मिलता है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसका ग्रुप 17 मतलब हाइड्रोजन फैमिली के साथ मिलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक वैलेंसीज। क्लियर? तो ये आज भी एक पॉइंट रहा है, पीरियोडिक डिस्प्यूट्स रहे हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्या ग्रुप 1 के साथ रखा जाए या फिर ग्रुप 17 के साथ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था, आज भी है। आज किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे सेपरेटली दिखाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेनलिफ ने एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लेकिन बाद में यह देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो एलिमेंट्स तो एक ही हैं लेकिन उसके मास अलग अलग हैं, लाइक हाइड्रोजन। और एक ऐसा एलिमेंट्स जिसके मासेस अलग अलग हों तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने, जैसे अगर आपको याद होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एंड सिमिलरली द थर्ड वन दैट इज हाइड्रोजन मास एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 3। व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब हो गया कि इन्हें प्रोटियम कहा जाता था, इन्हें ड्यूटेरियम कहा जाता है और इसे ट्रिटियम कहा जाता है। पहला आइसोटोप जिसके सभी आइसोटोप के एक पर्टिकुलर नाम है, इसके अलावा किसी भी आइसोटोप के पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग कि सभी हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को देखा जाए तो दैट इज, बट तो एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है पीरियोडिक टेबल का, मेनली पीरियोडिक टेबल का। क्यों? क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। तो मास पे लोगों ने ये कहा कि भाई अगर ऐसा है तो तुम्हारा हाइड्रोजन 1 पीरियोडिक टेबल में दिखता है, दैट इज ओके। लेकिन व्हाट अबाउट ड्यूटेरियम जिसका मास नंबर 2 है, व्हाट अबाउट ट्यूटेरियम जिसके मास नंबर 3 है, वो भी तो तुम्हारे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने खुद बोला कि मैंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया है। सो वेयर इज ड्यूटेरियम, ट्यूटियम? स्टोरी यहीं पे नहीं रुकती है हाइड्रोजन के बाद। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं, लाइक क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लियर? ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। तो वो सारे एलिमेंट्स रिपीटेड वे में नहीं दिखे, तो ये एक ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे मेलिफ ने खुद कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। लेकिन इवन आफ्टर ये पाया गया कि आर्गन जिसका मास जो है ज़्यादा है, फिर भी वो पोटेशियम जिसका मास कम है उससे पहले रखा गया। तो ये एक एनॉमलस पेयर था। दूसरी तरह टेल्यूरियम, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इनका एटॉमिक मास 127.6 है। इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस, आयोडीन को पहले रखा गया। मुझे ऐसा लगता है और हमें आपको ऐसा लगता है और जितने भी आज के मॉडर्न केमिस्ट हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेंडलीफ ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि इन्होंने हालांकि उनके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रखना था, फिर भी उन्होंने आर्गन को पहले क्यों रख दिया पोटेशियम से? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज मिल सके। मतलब किसी एक चीज को गेन करने के लिए, किसी एक चीज को पाने के लिए उन्होंने एक जो अपने ही लॉ थे उसे ही ओबे नहीं किया। आप ऐसा समझ सकते हैं। खैर, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड इन पीरियोडिक टेबल। उनके अकॉर्डिंग ये था कि कुछ एलिमेंट्स जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो आपको एक ही ग्रुप में मिलेंगे, लेकिन फिर भी कॉपर, मर्क्यूरी, बैरियम और लेड को अलग अलग रखा गया और इनको कुछ डिसिमिलर एलिमेंट के साथ रखा गया। सो दीज आर द पॉइंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जब एक्सक्यूज मी, जब ये दो बातें हो गई, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, साथ ही साथ जब ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी एलिमेंट्स की बातें हो गई, तो जब लोगों ने पूछा कि नाउ व्हाट वी हैव टू कंसीडर, मैं क्या कंसीडर करूं, कि आपका जो टेबलो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे है या रेगुलर सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है। तो यहाँ पर he couldn't explain what is the cause of periodicity among the elements. He just came into the situation, in the middle of situation where I have to go, whether in favor of increasing atomic masses or whether I have to go with the similar chemical properties in a regular interval. तो होप सो आपको पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय हेनरी मोसले, उनकी बात करेंगे। ठीक है, होप सो कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। मॉडर्न मेनली पीरियोडिक टेबल के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में उसी टाइम मेनलीफ के एक दोस्त लोथर मेयर्स भी थे। वो उन्हें भी यूँ कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ पे, एक ही फील्ड पे काम कर रहे थे। दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देन मेक इट सिंपल फॉर स्टडी, कैसे किया जाए। तो लोथर मेयर्स की भी स्टडी करीब करीब क्वाइट पैरेलल थी मेनलीफ से। फर्क इतना था कि मेनलीफ ने अपने एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया था, जबकि लोथर ने उसे एक ग्राफ में दिखाया था। इसे लोथर मेयर्स कर्व कहा जाता है। इन्होंने ये क्या किया कि हर एक पीक एलिमेंट में इन्होंने
इनका जो अरेंजमेंट था एक वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे था। इनका ये मानना था कि एटम के जो वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास, अब जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास बाई डेंसिटी। जिस तरह आपने पढ़ रखा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इनका ये था कि जो एटम जो है जो वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो मास अपॉन डेंसिटी पे था। तो इनके इस अरेंजमेंट को उन्होंने ग्राफ वाइज, उन्होंने इसे कर्व वाइज, लेकिन इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू टेबुलर अरेंजमेंट। तो आज की केमिस्ट्री में हालांकि दोनों ही के क्वाइट सिमिलर थे, दोनों ही का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब था, लेकिन केमिस्ट आज की केमिस्ट्री ने इससे प्रेफर किया मेनली पीरियोडिक टेबल को। रीज़न, क्योंकि उनका टेबुलर अरेंजमेंट एज कंपेयर टू लोथर-मेयर्स कर्व बहुत ईजी था समझना और उससे ट्रांसफर करना। लेकिन लोथर-मेयर में ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही थी, ये सिर्फ वही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे जिसने इन्हें पहले ही फॉर्मुलेट किया था। इनके अकॉर्डिंग जो आपको पीक एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो एल्केली है, पीक एलिमेंट्स। सेकेंड वन, दीज आर एल्केली अर्थ मेटल, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप होता है। एंड सिमिलरली ट्रांजिशन और हैलोजन एलिमेंट्स को इन्होंने मिड ऑफ सेक्शन में दिखाया और सबसे लोअर में आपको ट्रांजिशन उन्होंने दिखाया। होप सो कि आपको लोथर-मेयर्स कर्व भी समझ में आया, लेकिन इसे बाद में कैरी नहीं किया गया, मैंने आपको इसका रीजन बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक